बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बल्कि नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है 9th की बायोलॉजी में, और इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से मुराद है ऐसा अमल जिसमें खुराक तैयार की जाए, खुराक हासिल की जाए और उसको ऐसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाए जो कि एनर्जी और बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो। अब वो सब्सटेंसेस जो कि बॉडी की ग्रोथ और एनर्जी के लिए ज़रूरी हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे, और न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने का प्रोसेस या उनको तैयार करने का प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाएगा। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी एनर्जी के लिए, खुराक के हाजमे के लिए, इन सब चीज़ों के लिए चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने का जो अमल है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। अब दो तरह के जानदार हैं, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया और पौधे। और हेटेरोट्रॉफ वो जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, जैसे कि इंसान और जानवर, बल्कि दूसरे जानदारों से खुराक हासिल करते हैं। मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल इन इनऑर्गेनिक फॉर्म। अब मिनरल न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? मिनरल न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो हम सॉइल से हासिल करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। अब हम हासिल करने से रहे, हासिल कौन करेंगे? हासिल पौधे करेंगे, और पौधों से अल्टीमेटली हम हासिल कर लेंगे। मिनरल न्यूट्रिएंट्स दो तरह के हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का असल में लफ्जी मतलब तो बड़ा है, लेकिन यहां पर हम इस सेंस में कहेंगे कि जो चीज, जो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिकदार में चाहिए, बड़ी मिकदार में चाहिए, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे, और जो न्यूट्रिएंट्स कम मिकदार में चाहिए वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, मिसाल के तौर पर E.G का मतलब होगा एग्जांपल गिवन, और एग्जांपल गिवन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटसेट्रा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जो हमें थोड़ी मिकदार में चाहिए, रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी, लेसर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल जिंक और कॉपर वगैरह। अब जो चीजें हमें ज्यादा मिकदार में चाहिए, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वगैरह, उनके काम भी ज्यादा होंगे और उनका इस्तेमाल भी ज्यादा होगा, इस वजह से वो हमें ज्यादा मिकदार में चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल ऑफ हाइड्रोजन और रोल ऑफ मैग्नीशियम। नीचे मैंने लिख दिया डेफिशिएंसी होगी अगर नाइट्रोजन की और डेफिशिएंसी होगी अगर मैग्नीशियम की, तो क्या चेंजेस आएंगी या कौन सी बीमारियां आएंगी पौधों में। रोल ऑफ नाइट्रोजन क्या है पौधों में और रोल ऑफ मैग्नीशियम क्या है पौधों के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ नाइट्रोजन, नेसेसरी पार्ट ऑफ ऑल प्रोटीन एंड एंजाइम। अब प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनी है, सारे एंजाइम भी प्रोटीन से मिलकर बने हैं, और एंजाइम या प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के अंदर अमोनिया NH4 लाजमी तौर पर पाया जाएगा, लिहाजा नाइट्रोजन जो है ये पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेसेसरी पार्ट ऑफ ऑल प्रोटीन एंड एंजाइम, हेल्प प्लांट्स फॉर बेटर ग्रोथ। पौधों की बढ़ोतरी के लिए, पौधों को जल्दी नशोमा पाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होगी। इंक्रीज सीड एंड फ्रूट प्रोडक्शन, जितनी ज्यादा नाइट्रोजन होगी उतने ज्यादा बीज पैदा होंगे, उतने ज्यादा ही फल हासिल होंगे हमें। अगर डेफिशिएंसी होगी नाइट्रोजन की तो क्या काज होगा? रिजल्टिंग इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल नहीं बन सकेगा, क्लोरोफिल ना बनेगा तो सूरज की रोशनी कौन अब्सॉर्ब करेगा? पौधा अपनी खुराक कैसे तैयार करेगा? कैसे नाइट्रोजन को हासिल करेगा? कैसे वो अपनी ये जो प्रोडक्शन है फ्रूट की और सीड की वो बढ़ा सकेगा? जब क्लोरोफिल ही कम हो गया, वो चीज ही कम हो गई जिसने खुराक बना के पौधे को देनी थी, अब पौधा कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद है लीव्स टर्न येलो, जब नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले कलर के होना शुरू हो जाएंगे। ये एक इंडिकेशन होती है खज़ां के मौसम में, ऑटम के मौसम में, जो आजकल मौसम चल रहा है इसमें भी सारे पौधों के ज्यादातर पत्ते जो है वो पीले हो जाते हैं। इनकी एक वजह ये भी है कि सूरज की रोशनी भी कम होती है, दूसरी वजह ये भी है कि उनके अंदर इस मौसम में नाइट्रोजन की भी कमी आना शुरू हो जाती है। रोल ऑफ मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम इज पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम क्लोरोफिल वो केमिकल जो सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करके आगे सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है, उसके लिए बड़ा जरूरी है। एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम, बेशुमार एंजाइम को जाके एक्टिवेट करता है। वो अगर सुस्त हालत में पड़े हुए उनको जाके कहेगा कि आप अपनी रफ्तार को बढ़ाएं। हेल्प्स इन फ्रूट फॉर्मेशन, जैसे ही एंजाइम को जाके एक्टिवेट करेगा ऑटोमेटिकली फ्रूट की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। अगर डेफिशिएंसी होगी मैग्नीशियम की तो फिर क्या होगा, कॉज येलोइंग ऑफ लीव्स, पत्ते जो हैं वो पीले होना शुरू हो जाएंगे। प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी, अगर ज्यादा लंबे अरसे तक हो जाएगी ये कमी तो फिर लीव्स में ड्रॉप, इस तरह पत्ते गिर भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजर का। हम फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं, खाद क्यों डालते हैं किसी जमीन के अंदर, ताकि वो जो फसलें हैं उनको न्यूट्रिएंट आसानी से मिल सकें, उन्हें कोई ज्यादा तको-दो ना करनी पड़े, कंपटीशन के दौर में वो मार ना जाएं। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं ताकि मुतल्लिका जो न्यूट्रिएंट्स जो कि ग्रोथ के लिए, जैसे नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का जिक्र किया, वो उन्हें मिलता रहे और वो मरे ना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमें दे फ्रूट की और सीड वगैरह की। फर्टिलाइजर एक ऐसा केमिकल है जो कि हम जमीन के अंदर फेंकते हैं ताकि बेटर प्रोडक्शन हासिल कर सकें। अब फर्टिलाइजर दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर जो कि कुदरती तौर पर हासिल करते हैं, जैसे पौधों के बकिया बच जाने वाले गले सड़े पत्ते वगैरह, तने वगैरह और जानवरों का गोबर वगैरह, ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं। और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जो कि फैक्ट्रियों के अंदर तैयार किए जाते हैं और खास क्वांटिटी का लिहाज रखा जाता है कि ये वाली जो है इसके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा है, इसके अंदर मैग्नीशियम ज्यादा है, इसके अंदर फलां चीज ज्यादा है, ताकि जगह का तयन किया जाए कि इस जगह में ये इस चीज की कमी है, इस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ताकि वो वाली खाद ही सिर्फ फेंकी जाए, बाकी कोई चीज भी ना फेंकी जाए। अगर फर्ज करें एक जगह के ऊपर नाइट्रोजन बेशुमार हो और मैग्नीशियम कम हो तो वहां पर हम सिर्फ मैग्नीशियम ही डालेंगे। अगर हम दोनों डाल देंगे तो नाइट्रोजन तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इस तरह से भी अगर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाए तो पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि फर्टिलाइजर इज अ मटेरियल दैट इज एडेड टू सॉइल फॉर बेटर प्रोडक्शन। हम केमिकल इसलिए जमीन के अंदर फेंकते हैं, फर्टिलाइजर इसलिए जमीन के अंदर फेंकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो फ्रूट की और सीड वगैरह की। नेचुरल फर्टिलाइजर है और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है। मेड फ्रॉम प्लांट और एनिमल मटेरियल, जानवरों और पौधों के अज्जा से हासिल किए जाते हैं। मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर कंपनियों के अंदर, संतों के अंदर तैयार किए जाते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर मैन्योर, डीकंपोज एनिमल डंग यानी कि गोबर वगैरह, एंड प्लांट वेस्ट और उसके पत्ते वगैरह और तने, छोटी-छोटी शाखें जब वो गल सड़ जाती है तो उनके अंदर बेशुमार न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि खाद के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कॉमन नेचुरल फर्टिलाइजर्स अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड यूरिया आर द कॉमन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। ये उनकी एग्जांपल्स हैं। कंटेन लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये जो नेचुरल फर्टिलाइजर है इसके अंदर कम मिकदार में न्यूट्रिएंट्स होंगे। ज्यादा मिकदार में हम खाद डालेंगे उनके अंदर से कम न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे। उसी के मुकाबले में एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर हम थोड़ी मिकदार फेंकेंगे उसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, क्योंकि वो आर्टिफिशियली वो लिहाज रख के, रेशो रख के बनाई जाती है। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक ही जगह के ऊपर अगर हमें नेचुरल फर्टिलाइजर और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालना पड़े तो हमें नेचुरल फर्टिलाइजर ज्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मिकदार कम है। जबकि अगर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा तो हम थोड़ा भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर से बेशुमार न्यूट्रिएंट्स पौधे हासिल कर लेंगे। अब इनके इस्तेमाल से माहौलियाती बेशुमार मसाइल हो रहे हैं। जैसे आपने खाद फेंकी, बारिश हुई या बारिश ना भी हुई तो वो अंडरग्राउंड सीप के चला गया जमीन के अंदर, जो नीचे वाटर टेबल है उसको जाके उसने पोल्यूट कर दिया। अगर फर्ज करें आपने खाद डाली और बारिश आई और वो बारिश आपके जमीन के ऊपर से पानी सारा खाद के समेत बहा के ले गई है किसी दरिया, नदी, नाले में, तो वो नदी नाले के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मिकदार ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वो अभी आपको बताता हूं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ड्यू टू फर्टिलाइजर्स यूज। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूट्रॉफिकेशन की। यूट्रॉफिकेशन है एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर। जब आपने खाद डाली है, बारिश हुई या कोई भी पानी शानी आया तो वो पानी आपकी जमीन के ऊपर से खाद को उठा के लेके गया और नदी, नाले, दरिया में उसने फेंक दिया। अब जिस जगह पे वो जाएगी उस जगह पे न्यूट्रिएंट्स की मिकदार ज्यादा हो जाएगी। न्यूट्रिएंट्स जब अकेमुलेट होंगे, अकेमुलेशन होगी न्यूट्रिएंट्स की, तो उसे हम कहते हैं ये यूट्रॉफिकेशन हो गई है। यूट्रॉफिकेशन की वजह से वहां पर एल्गी ग्रो कर जाती है पानी की सतह के ऊपर, जिसे हम पंजाबी में मली कहते हैं।
वो यूट्रोफिकेशन जो कि बायस बनी है एलजी उसके ऊपर ऐसे उसने चादर बना ली है, उस चीज को हम कहते हैं ये एल्गल ब्लूम हो गया हमारे पास। अब एल्गल ब्लूम का असल में नुकसान ये है कि ये ना तो सूरज की रोशनी को नीचे जाने देती है ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज हैं, जो पानी के अंदर पौधे हैं, वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके अपने लिए खुराक बना सकें। ना ही फ्रेश ऑक्सीजन को पानी के अंदर दाखिल होने देती है ताकि नीचे जो अंदर पानी के अंदर मछलियां हैं वो अपना सांस ले सकें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो एल्गल ब्लूम की वो ये है कि जब ये अपने आप को डीकंपोज करती है तो ये ऊपर से ऑक्सीजन लेने के बजाय पानी के अंदर से ऑक्सीजन लेती है और अपने आप को डीकंपोज करवा देती है। एक एरोबिक बैक्टीरिया है जो इसको डीकंपोज करता है यानी खत्म करता है। वो ऊपर से एयर से ऑक्सीजन लेने की बजाय पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कंटेंट पानी के अंदर इंतहाई कम मिकदार में चला जाता है, जिसकी वजह से जो फिशेस हैं और जो कछुए वगैरह पानी के अंदर रहते हैं वो मर जाते हैं। इस तरह पौधों को भी नुकसान हुआ, जानवरों को भी नुकसान हुआ और उसके बाद इसकी स्मेल भी बेशुमार आती है। ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन है बेशुमार। लोग ध्यान नहीं रखते, खाद फेंक देते हैं, बारिशें आती हैं, वो सारा पानी दरियाओं में चला जाता है, नहरों में चला जाता है, वहां पे जाके एक्यूमुलेशन हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, यूट्रोफिकेशन हो गया। यूट्रोफिकेशन की वजह से एल्गी ग्रो कर जाएगी और एक पूरी लेयर बन जाएगी, उसे एल्गल ब्लूम कहेंगे। वो ना तो सूरज की रोशनी को नीचे जाने देगी, ना फ्रेश ऑक्सीजन को पानी के साथ अटैच होने देगी, ना ही नीचे वाले जो पौधे हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे, ना ही जो अंदर पानी के जानवर हैं मछलियां वगैरह वो ऑक्सीजन भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि वो एरोबिक बैक्टीरिया जो उसको डीकंपोज करता है वो पानी के अंदर से ही ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। पानी के अंदर पहले ही ऑक्सीजन कम होती है और वो ऑक्सीजन भी अगर खत्म कर दी जाए तो पानी के अंदर जो मछलियां वगैरह हैं वो मर जाएंगी। ये इनके नुकसानात हैं। और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ये अगर आपने खाद डाली, पानी रिश्ता नीचे चला गया, जमीन के नीचे जो पानी है जिसे हम वाटर टेबल कहते हैं अंडरग्राउंड, वो खराब हो जाएगा, वो पोल्यूटेड हो जाएगा। साथ ही अगर कोई नलका वगैरह या फिर लगा हो ट्यूबवेल वगैरह तो उसके अंदर से जितना भी पानी आएगा वो पोल्यूटेड होगा और उसके पीने से बेशुमार डायरिया वगैरह, उसके बाद बाज़ का टाइफाइड वगैरह भी हो सकता है उस गंदा पानी पीने से।